ओके, सॉरी गाइस, सो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुआ था मैं लास्ट पॉइंट से। ओके, सो लेट्स प्रोसीड नाउ। सो हम वापस जाते हैं अपने जीटी के वेव डायग्राम पे, ग्राफिकल टाइमिंग डायग्राम एनालाइजर टूल पे, जहां पे हमने हिट करा था। और दैट वो जो डम्प्ड वीसीडी फाइल है, जहां पे हमारे टेस्ट बेंच जो सारे ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन जो टेस्ट बेंच के कारण जो जनरेट हुई है वो डॉट वीसीडी फाइल में सब स्टोर हो चुकी है। और अब हम देखना चाह रहे हैं कि जो हमने डिजाइन किया है वो एज इट इज वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। वी आर डूइंग फंक्शनल वेरिफिकेशन काइंड ऑफ। ओके, सो लेट्स गो अहेड। अब गाइस देखो, जब हमने टेस्ट बेंच लिखा था तो टेस्ट बेंच में हमने इस पे पहले क्लिक करते हैं तो आता है I1। ये I1 वही है जो टेस्ट बेंच में इंस्टेंसिएटेड है। यदि तुम वापस कोड में जाओगे, लेट मी ओपन द कोड। मैं एक बार ओपन कर देता हूं तुम लोगों को कोड। और वो कोड क्या था, ये सारे फाइल्स थे। जब हम एंटर करेंगे तो इसमें देखो, जब मैं टीबी में जाऊंगा तो टीबी में ये I1 नाम से हमने इंस्टेंशिएट कर रखा है मिन प्रॉक को। ठीक है, तो यहां पर जो है ना, ये I1 वो मिन प्रॉक जो ओवरऑल हमारा प्रोसेसर है उसका इंस्टेंस है। अब इस I1 के अंदर हमने तीन ट्री है, मतलब इस I1 एक ट्री है, उसके अंदर तीन और इंस्टेंसेस हैं, जिसमें P1 है हमारा रिग इंप्लीमेंटेशन, P2 है हमारा ALU और P3 है हमारा FSM। तो गाइस जो हमने जो करा था, ये डिजाइन किया है प्रोसेसर, अभी ये सिर्फ R2R ऐड इंस्ट्रक्शंस का है। तो ये इंस्ट्रक्शन इन जनरल क्या करता है, हाई लेवल पे देखा जाए तो RS1 और RS2 से टू ऑपरेंड डेटा को उठाता है, दोनों को ऐड ऑपरेशन अप्लाई करता है और रिजल्ट को वापस कहां स्टोर करता है, RS2 में। ओके, सो दैट इज द थिंग। अब गाइस कि अब चीजें क्या है कि हमें अब इसको एनालाइज करना है ग्राफिकली। तो हमें यह पता है कि हमने हर एक मॉड्यूल को सेम ही क्लॉक पे हमने क्या किया है, उसको ट्रिगर, मतलब सेम ही क्लॉक पे हमारा सारे मॉड्यूल वर्क कर रहे हैं। सो ईच एंड एवरी मॉड्यूल इज सिंक्रोनस टू वन क्लॉक। तो यदि हम टेस्ट बेंच से यदि वो क्लॉक उठा लें तो वो सारे मॉड्यूल इसी क्लॉक पे वर्क कर रही है। तो देखो, मैंने टेस्ट बेंच पे क्लिक किया और क्लॉक पे क्लिक किया और मैं इसको कर रहा हूं अपेंड। तो ये देखो, यही क्लॉक है जो हमारे इस पूरे डिजाइन में वर्क कर रही है। अब गाइस इसके बाद क्या चल रहा है कि जब ये क्लॉक ऑपरेट हो रही है तो हमें क्या देखना है कि रजिस्टर से हमें डेटा को रीड करना है और रजिस्टर में डेटा को राइट करनी है। तो रजिस्टर में यदि हमें डेटा को रीड करनी है, रजिस्टर से डेटा को रीड करनी है, तो हमें कहां जानी पड़ेगी, रिग इंप्लीमेंटेशन इंस्टेंसेस को ओपन करनी पड़ेगी। तो कौन सा है, देखो P1 है हमारा रिग इंप्लीमेंटेशन। अब इसमें तो ये जो रीड और राइट करवाती है वो दो इनेबल सिग्नल है, जो मैंने कोड में एक्सप्लेन किया था, वो था रीड इनेबल और राइट इनेबल। तो हमें इसको भी एनालाइज करना पड़ेगा। तो लेट्स अपेंड इट। तो मैंने एक रीड इनेबल को भी अपेंड कर लिया और सिमिलरली राइट इनेबल को मैंने अपेंड कर लिया। तो गाइस तुम देख रहे हो कि हमारे पास रीड इनेबल एंड राइट इनेबल ये हमारे सिग्नल अपेंड हो चुकी है। और अब ये रीड और राइट कहां होनी है, तो रजिस्टर्स में। तो जो रजिस्टर्स जहां से हम डेटा उठा रहे हैं और जहां पे डाल रहे हैं वो है RS1 एंड RS2। क्या करते हैं, इन दोनों को भी अपेंड कर लेते हैं। ठीक है, RS1 एंड RS2 को। उसके बाद गाइस कि जो रीडिंग होगी वो रीडिंग कैसे होगी, रीडिंग हो रही है फ्रॉम डेटा आउट, क्योंकि रजिस्टर मॉड्यूल से जो बाहर जाएगी वही रीड करती है। ओके, एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि हमारा रिकॉर्डिंग एंड स्क्रीन दोनों प्रोग्रेस में है या नहीं है। यस, ठीक है, कूल। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर डेटा आउट 1 और डेटा आउट 2 जो कि दो आउटपुट है, जहां के थ्रू हमारे पास जो डेटा है रजिस्टर से उठ के निकल रहा है। ठीक है, तो डेटा आउट 1 को भी मैंने अपेंड कर लिया और डेटा आउट 2 को भी मैंने अपेंड कर लिया। और अब जो क्या होता है कि हम RS2 में राइट होगी डेटा, तो RS2 में राइट होगी, वो किसके थ्रू राइट हो रही है, तो जब हम यदि कोड पे जाएंगे ना गाइस,
तो देखो कोड पे यदि हम ALU इंप्लीमेंटेशन सॉरी रिग इंप्लीमेंटेशन में जाएं तो देखो यहां पर जो राइट, जब राइट इनेबल है तो RS2 को कौन डेटा लिख रहा है, डेटा इनटू, क्योंकि हम सिर्फ RS2 में ही राइट कर रहे हैं, हमें ऑलरेडी पता है ये R2R एडिशन इंप्लीमेंटेशन में, तो हम क्या करते हैं डेटा इनटू ग्राफ को कर लेते हैं अपेंड। तो यहां पर डेटा इनटू है, इसको मैंने कर लिया अपेंड। अब एक बात बताओ कि हमारे पास क्या ऑपरेशन हो रही है कि RS1 RS2 को रीड कर रहा है प्रोसेसर, और रीड करके किसको दे रहा है, रीड करके दे रहा है ALU को। ALU उसको क्या कर रहा है, ऐड ऑपरेशन कर रही है। तो एक काम करते हैं, जो ALU इन दोनों वैल्यू को ले रहा है प्रॉपरली या नहीं, हम वो भी प्रिंट कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, जाते हैं P2 प्रोसेस में जो ALU का है, क्लॉक सबका सेम ही है, तो क्या करेंगे ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 जो ALU को मिल रहा है उन दोनों को हम क्या कर लेंगे, अपेंड कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद ये प्रोड्यूस क्या कर रहा है, हमारा ALU T1 एज अ आउटपुट, हम आउटपुट का भी देखेंगे। अब देखेंगे कि ये जो आउटपुट है ALU का, ये वापस जो राइट होगा हमारा किस में, रिग में, रजिस्टर्स में, वो होगा थ्रू प्रोसेसर। अब प्रोसेसर, यदि हम प्रोसेसर वाले फाइल में जाऊं, I1 में जाऊं, तो देखो I1 में पहले कोड में दिखा देता हूं। तो यदि हम प्रोसेसर में जाए minproc.v में, तो इसमें देखो जो ALU का जो .T1 है, डेटा राइट टू रिग टू, ये कनेक्टेड है रिग इंप्लीमेंटेशन के डेटा राइट टू रिग टू सेम वायर से, जो कि डेटा इन में टू है। तो क्यों ना हम इस वायर को भी एनालाइज करें। तो डेटा राइट टू रिग टू को भी मैं यहां से क्या करूंगा, शो करूंगा। तो चलो यहां से डेटा राइट टू जो रिग टू है, इसको भी मैंने क्या कर लिया, अपेंड कर लिया। अब गाइस क्या है, वो जो आइडियली था, क्योंकि T1 और डेटा राइट टू रिग टू दोनों सिंक्रोनस हैं एक दूसरे से, तो ऑब्वियस सी बात है वो ऐसा होने ही वाला है एक दूसरे के जैसा। इवन डेटा राइट टू रिग टू और डेटा इनटू, क्योंकि वो कनेक्टेड था डेटा इनटू किसके, रिग से, तो वो भी देखो ये जो तीन जो ग्राफ है, डेटा इनटू T1 एंड डेटा राइट टू रिग टू, वो तीनों सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न है। अब हम ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं कि ऐसा चल क्यों रहा है। तो गाइस जब हम एक बार वापस जाएंगे अपने कोड में, चलो एक बार FSM के कोड में चलो, तो देखो FSM में हमने इनिशियली ना हमने सेट कर रखा था क्या कहते हैं, करंट स्टेट इज इक्वल टू 1 बिट 0। तो करंट स्टेट इक्वल टू 1 बिट 0 मतलब हम इनिशियली हम एस रीड इनेबल स्टेट में है, ठीक है, क्योंकि देखो यहां पर हमने डिफाइन कर रखा था पैरामीटर एस रीड इनेबल इज इक्वल टू 1 बिट 0, ठीक है, तो हम उस स्टेट में है। तो इसका मतलब जब नेक्स्ट क्लॉक आएगा तो हम जाएंगे राइट इनेबल स्टेट में। तो राइट इनेबल स्टेट में राइट इनेबल जो है 1 है और रीड इनेबल 0 है, एंड सिमिलरली रीड इनेबल स्टेट में रीड इनेबल 1 है और राइट इनेबल 0 है, जो कि यहां पर हमने एक्सप्लेन कर रखा है। वापस यदि हम अपने डायग्राम में जाएंगे तो देखो इनिशियली हमारा क्लॉक यहां से आना स्टार्ट हुआ है, दिस इज द फर्स्ट क्लॉक, फर्स्ट एज। तो फर्स्ट एज से पहले हमारा रीड इनेबल जो है ना यहां पे 1 है और राइट इनेबल 0 है। लेकिन गाइज जब पहला क्लॉक हिट हुआ है तो हमें पता है कि हमारा FSM ऐसे काम कर रहा है सिंक्रोनसली कि हर एक क्लॉक में अपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हमारा FSM जाता है। तो इनिशियली जब हमारा रीड इनेबल स्टेट में था, तो जैसे ही पहला क्लॉक आया तो वो राइट इनेबल स्टेट में जाएगा। लेकिन क्योंकि क्लॉक आने पर क्या था, हमारा कंट्रोलर रीड इनेबल स्टेट में था। रीड इनेबल मींस रीड इनेबल इज 1 एंड राइट इनेबल इज 0। क्लॉक आने के बाद क्लॉक जब हिट हुई है तब राइट इनेबल यहां पर 0 से 1 हो रहा है और रीड इनेबल 1 से 0 हो रहा है। लेकिन क्लॉक आने से जस्ट पहले, मतलब क्लॉक किस पे था, जब क्लॉक आया तब रीड इनेबल 1 था और राइट इनेबल 0 था। आर यू गेटिंग, मतलब वी आर लुकिंग जस्ट एनालाइज इन सिंक्रोनस डिजाइन कि जो क्लॉक के जस्ट आने पे क्या था ऑपरेशन, वही हमारे पास ट्रांजैक्शन को डिसाइड करेगा। तो क्लॉक आने पर, मतलब क्लॉक आने के जस्ट पहले जब क्लॉक हिट हुआ उस टाइम क्या था, रीड इनेबल 1 पे था और राइट इनेबल 0 पे था। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, हमारा प्रोसेसर क्या करेगा, रीड को अलाउ करेगा, राइट को अलाउ नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि जब क्लॉक आ रही है उस टाइम रीड इनेबल 1 पे है और राइट इनेबल 0 पे है। तो ठीक है, इसलिए तुम देख रहोगे कि जब हमारे पास रीड इनेबल 1 है तो हमारे पास रीडिंग होनी है। रीडिंग किस पिन से होनी है, डेटा आउट 1 से और डेटा आउट 2 से। तो देखो जैसे ही हमारे पास ये क्लॉक हिट होती है पहली, तो हमारे पास
ट्रांजैक्शन हो जाता है डेटा आउट 1 और डेटा आउट 2 को 64 और 32। उससे पहले देखो दोनों में एक्स एक्सेस है, क्योंकि उससे पहले हमारे पास क्लॉक ही नहीं थी, और जब क्लॉक नहीं है तो कोई काम ही नहीं हो रहा है, और डेटा आउट 1 और डेटा आउट 2 पे कोई ट्रांजैक्शन था ही नहीं, कोई रीडिंग हो ही नहीं रहा था, इसलिए दोनों पे एक्स 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 रिटर्न है। ओके फाइन। अब देखो तुम कहोगे कि यार अब डेटा तो रीड हो गई है, तो एएलयू को तो ऐड कर देना चाहिए था, है ना। लेकिन गाइस मैंने क्या बोला कि एएलयू भी सेम क्लॉक पे ऑपरेट हो रही है, तो जिस क्लॉक पे जब हम रीड कर रहे हैं उसी क्लॉक पे एएलयू ऑपरेट भी हो रही है, ठीक है। तो मतलब पहला क्लॉक हिट होने के बाद नया वैल्यू ऑपरेंड गई है। तुम देखो जब तुम ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2 को देखोगे यहां पर, तो ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2 को पहले क्लॉक के बाद डेटा आई है 64 एंड 32, करेक्ट। लेकिन उससे पहले हमारे पास एएलयू के पास क्या डेटा था, क्लॉक के आने से पहले हमारे पास एएलयू के जो दो ऑपरेंड थे वो थे एक्स एक्स, मतलब एक्स एक्स अवेलेबल था। आर यू गेटिंग? तो मतलब क्लॉक जब आया, क्लॉक आने पर हमारे एएलयू भी अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि सारे जो मॉड्यूल है हमारा सेम क्लॉक पे सिंक्रोनाइज्ड है। तो जब हमारे पास क्लॉक आया तो एएलयू को रीडिंग भी मिल रही है, लेकिन उसी क्लॉक में वो ओल्ड डेटा पे अपना ऐड ऑपरेशन भी कर रहा है। तो एएलयू के पास जो ओल्डर डेटा था वो क्या था, एक्स 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 था, इसलिए उसने एक्स 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 ऑपरेशन करके फर्स्ट क्लॉक के बाद ऐड करके प्रोड्यूस किया डेटा एक्स। ओके, तो अब तुम कहोगे कि जब पहले क्लॉक पे जब एक्स 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 एडिशन हुआ तो पहले ही क्लॉक पे वो एक्स 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 हमारे पास आउटपुट में आया क्यों नहीं। एक बार मैं फिर से गाइड चेक कर लेता हूं कि हमारे पास रिकॉर्डिंग प्रॉपर्ली हो रही नहीं हो रही है। यस, रिकॉर्डिंग प्रॉपर्ली हो रही है और हमारा स्क्रीन भी शेयर्ड है ताकि तुम लोग अच्छे से एनालाइज कर पाओ। ओके कूल। तो मैं क्या कह रहा हूं गाइस कि जब पहला क्लॉक आया था तो हमारा एडिशन क्या हो रहा था एएलयू में, उसके ओल्ड डेटा का, प्रीवियस डेटा का, क्योंकि पहले क्लॉक के बाद न्यू डेटा ऑपरेंड ऐड हुआ है। तो देखो एक्स 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 ऐड होके अगेन क्या देगा, एक्स 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 ही देगा। लेकिन वो कब देगा गाइस, मैं वही पूछ रहा हूं कि देगा कब। अब देगा कब, तो देखो पहले क्लॉक में, अब ध्यान से देखो, जब हमारे पास T1 है, ये T1, T1 क्या है, एएलयू का आउटपुट है। तो T1 जब एएलयू का आउटपुट है तो फर्स्ट क्लॉक के बाद भी वो एएलयू का आउटपुट एक्स 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 ही स्टोर्ड है। लेकिन पहले क्लॉक पे तो राइट इनेबल था ही नहीं, इसीलिए हमारे पास जो राइट इनेबल जो RS2 है उसमें कुछ नया डेटा लिखा नहीं गया। देख रहे हो जो हमारे पास RS2 में जो ओल्ड डेटा था 32, वही एज इट इज स्टोर्ड है फर्स्ट क्लॉक के बाद। क्यों? क्योंकि एक्स 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 क्यों नहीं यहां पर आया, क्योंकि हमारे पास पहले क्लॉक में राइट इनेबल था ही नहीं, रीड इनेबल था, तो हम सिर्फ रीड कर रहे थे। वेरी गुड। अब जब तुम बोलोगे कि जब रीड हो गई है, अब एएलयू को सेकंड डेटा मिल भी गया है, तो फिर सेकंड क्लॉक में क्या ऑपरेशन हुआ, ये देखो सेकंड क्लॉक हमारे पास ये है। अब सेकंड क्लॉक में क्या है कि एएलयू को ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2 मिल गया, नया ऑपरेंड मिल गया, तो सेकंड क्लॉक में एएलयू ने देखो T1 में ऐड करके 96 प्रेजेंट भी कर दिया। पर तुम बोलोगे कि यदि 96 सेकंड क्लॉक में आ रहा है तो ये राइट क्यों नहीं हुआ गाइस। तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे सेकंड क्लॉक में क्या हो रहा है। सेकंड क्लॉक में राइट इनेबल तो 1 to 0 हो रहा है एंड रीड इनेबल 0 से 1 हो रहा है। मतलब या सेकंड क्लॉक जब आया तो राइट इनेबल क्या था, 1 था, मतलब लिखना तो है, पर लिखेगा कौन सी वैल्यू, 96 लिखेगा या x लिखेगा। तो मैंने क्या बोला, जब कोई क्लॉक जब हिट होती है तो वो जस्ट लिटिल प्रीवियस वैल्यू को देखती है जिसको राइट करना है। क्यों? क्योंकि जब ये क्लॉक के बाद 96 ऐड होके T1 में स्टोर हुआ है, पर उसी क्लॉक पे राइट भी इनेबल था और उसी क्लॉक पे एएलयू सम डेटा को राइट भी कर रहा था रजिस्टर, तो वो कौन सी वैल्यू राइट करेगा, जस्ट प्रीवियस वैल्यू राइट करेगा। तो देखो ये जो एज है सेकंड क्लॉक के जस्ट प्रीवियस वैल्यू T1 में क्या है, जो कि एएलयू का आउटपुट है, वो है x। सो इसीलिए देखो जब सेकंड क्लॉक के बाद हमारे पास एएलयू में प्रिंट हुआ डेटा रिजल्ट, न्यू रिजल्ट ऑपरेंड का सम, पर वो एएलयू उस टाइम राइट क्या कर रहा था रजिस्टर में, एक्स 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 वैल्यू, जो कि उसके प्रीवियस वैल्यू स्टोर था। तो देखो सेकंड क्लॉक पे हमारे पास प्रीवियस वैल्यू आ गई है। अब बोलोगे कि गाइस ठीक है, तुम लोग, तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि आप थर्ड क्लॉक में तो हो जाना चाहिए था, लेकिन जब हम थर्ड क्लॉक में यहां पर आएंगे तो थर्ड क्लॉक में क्या है, अगेन हमारा राइट इनेबल 0 है और रीड इनेबल 1 है।
मतलब राइट इनेबल थर्ड क्लॉक में 0 से 1 हो रहा है और रीड इनेबल 1 से 0 हो रहा है। मतलब थर्ड क्लॉक में हमारा राइट इनेबल 0 था, जब क्लॉक आया तब उसके बाद 0 से 1 हुआ। तो जब राइट इनेबल ही 0 है तो राइट क्या करेगा? राइट तो कुछ भी नहीं करेगा। तो जो ऑलरेडी अवेलेबल था एक्स 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 रिटर्न, वही एक्स 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 एज इट इज रिटर्न है अभी भी, तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, भले ही हमारे पास एएलयू का आउटपुट 96 है, लेकिन एएलयू तभी राइट करेगा रजिस्टर्स में जब राइट इनेबल 1 होगा, पर राइट इनेबल 1 था ही नहीं। राइट इनेबल हमारा क्या था? 0 से 1 हो रहा है थर्ड क्लॉक में, मतलब थर्ड क्लॉक पे आने पर हमारा राइट इनेबल क्या था? 0 था, इसीलिए कोई राइट हुआ नहीं, वो एज इट इज एक्स को स्टोर करके रखा RS2 में। पर जैसे ही गाइस अब फोर्थ क्लॉक आई है, तब देखो फोर्थ क्लॉक में क्या है, अब राइट इनेबल 1 से 0 हो रहा है। देख रहे हो, राइट इनेबल 1 से 0 हो रहा है, मतलब क्लॉक आने पे हमारे पास राइट इनेबल क्या था? 1 था। तो अब एएलयू क्या करेगा? डेटा को राइट करेगा। अब मैंने क्या बोला? एएलयू कौन सा डेटा राइट करेगा? जो उसकी उस क्लॉक के जस्ट आने से पहले की जो वैल्यू है, क्योंकि सेम क्लॉक में सब ऑपरेट कर रहा है। तो देखो 96 हमारा स्टोर भी है फोर्थ क्लॉक के आने से पहले, ठीक है, यहां पर। और जैसे ही फोर्थ क्लॉक आया है तो हमारे पास राइट इनेबल भी, जो कि 1 to 0 हो रहा था, मतलब जस्ट क्लॉक के आने से पहले 1 था, राइट इनेबल भी 1 है, डेटा भी हमारे पास सम होके अवेलेबल है 96 और राइट इनेबल 1 है। तो क्या करेगा प्रोसेसर? एएलयू के आउटपुट से उठाया ये 96 को और स्टोर कर दिया हमारे पास RS2 में। ये देखो फोर्थ क्लॉक के बाद हमारे पास 96 वैल्यू यहां पर प्रिंट हो गई। सो जो एज इट इज हमारा एफएसएन कंट्रोलर वर्क कर रही है, जो हमारा एएलयू का डिजाइन है और जो हमारा रिग इंप्लीमेंटेशन का डिजाइन है, सब एज इट इज काम कर रहा है जो इस टाइमिंग डायग्राम में शो हो रही है। सो गाइस, मैंने सिर्फ R2R एडिशन करके दिखाया, इंस्ट्रक्शंस को इंप्लीमेंट करके। मैं जितने भी हमारे एड्रेसिंग मोड के जितने भी अदर्स इंस्ट्रक्शंस हैं, मैं उन सबका कोड भी डालने वाला हूं और उन सबको इंप्लीमेंट भी करने वाला हूं और तुम लोगों को दिखाने वाला हूं। पर मैं एक पॉज ले रहा हूं बीच में। मैंने तुमको एक मॉड्यूल डिस्क्राइब करके दिखा दिया, एक प्रोसेसर बना दिया और उस प्रोसेसर में एक इंस्ट्रक्शन को इंप्लीमेंट करके दिखा दिया यूजिंग वेरीलॉग। और तब तुम लोगों को एक पॉज टाइम इंटरवल दिया कि तुम लोग खुद से अदर इंस्ट्रक्शन को इंप्लीमेंट कर पाओ, क्योंकि सॉल्यूशन तो तुमको मैं दूंगा ही, पर इफ यू आर थिंकिंग बाय योर सेल्फ समथिंग, देन इट विल बी वेरी बेटर फॉर यू। ओके, सो हम ये हमारा लेक्चर 5 का एक लैब सेशन था, सेकंड पार्ट, जिसमें मुझे तुम लोगों को इंप्लीमेंट करके दिखाना था कि हाउ टाइमिंग डायग्राम इज वर्किंग एंड कैसे हम एनालाइज कर पा रहे हैं कि जो भी हमने डिजाइन किया वो फंक्शनली एज इट इज वर्क कर रहा है जो हमने डिजाइन किया। सो देख सकते हो कि ये एज इट इज सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, सो नाउ द थिंग इज कि मैं इन द अपकमिंग लेक्चर मीन 6th लेक्चर में मैं सारे अदर इंस्ट्रक्शन को इंप्लीमेंट करके तुम लोगों को शो कर दूंगा, है ना। पर बाय देन यू गाइस ट्राई बाय योरसेल्फ। ओके, सो अप टू दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू गाइस कीप ऑन लिसनिंग ऑल द लेक्चर केयरफुली, ट्राई करो इंप्लीमेंट करने की एंड ध्यान रखो सब, ठीक है, हर एक चीज का। और आगे हम पाइपलाइन प्रोसेसर भी बनाएंगे, सुपर स्केलर भी इंप्लीमेंट करेंगे, VLIW भी इंप्लीमेंट करेंगे, मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी प्रोसेसिंग सब करने वाले हैं। तो तुम लोग बस लेक्चर्स में आराम से सुनते रहो, देखते रहो एंड एंजॉय करो। एंड दिस इज अ वेरी सिंपल मेथड, मैं तुम लोगों को एक एक चीज समझाने वाला हूं। ओके, सो बाय देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और खुद से इंप्लीमेंट करना बाकी इंस्ट्रक्शन को मेरे सॉल्यूशन आने से पहले। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय एंड good night. Okay, let me stop the recording.